ढीला ढाला है, 12th मेडिकल वाला भी सब ढीला ढाला है। टाइम पे एक आध लोग आते हैं, बाकी लोग घूमते फिरते पहुंच जाते हैं। नींद खुल गया तो पहुंच गया, नहीं खुला तो चलो कोई बात नहीं। इंजीनियरिंग वाला एनर्जी में रहता है सब, काहे ऐसा, मतलब क्या रीजन है? जबकि डॉक्टर लोग एनर्जी में होना चाहिए, इलाज करना उन लोगों पर जान बसता है किसी आदमी का, बेचारा मर जाएगा आलसी पंथी के चक्कर में। हम लोग तो मशीन नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा। इंजीनियर लोग अगर मशीन ना बनाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मशीन 4 दिन बाद भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मरेगा कोई थोड़े ना। उल्टा काहे होता है? आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। अरे बट क्लास में सवाल कराया ये सर नहीं समझ में आया। मारेंगे इतना मारना, सब बुकराती छूट जाएगा। ये सवाल नहीं कराया क्लास में? करवाए सर, ये नहीं समझ में आया सही। तो इसमें दोनों में रिलेशन नहीं है कुछ? यहाँ जिंदगी और आसान करके दिया है, एक ग्रुप की जगह पे एक मिथाइल ग्रुप दे दिया है। एक तरफ नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल ग्रुप है, यहाँ दिख रहा है इथाइल ग्रुप। एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ दिख रहा है प्रोपाइल ग्रुप। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक और तरफ मिथाइल ग्रुप है। कहाँ तकलीफ है? बी ऑप्शन आंसर होगा। बेस दे रखा, हीटिंग दे रखा, तो अल्कोहलिक की OH में OH माइनस, OH माइनस क्या करता है? E2 एलिमिनेशन कराता है। E2 एलिमिनेशन ही तो कराना है। नाइट्रोजन वाले पार्ट से सबसे पहले हम लोग बोलते थे नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन को मार्क करो अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, दूसरा अल्फा कार्बन, तीसरा अल्फा कार्बन, टोटल 4 अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से बीटा कार्बन मार्क करो, तो 2 जगह बीटा कार्बन है, बाकी जगह तो बीटा कार्बन नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन किसी काम का नहीं है। पर बीटा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज बना करके उसका स्टेबिलिटी देखो, रेजोनेंस में मेसोमेरिक इफेक्ट कहीं नहीं है, तो यहाँ पे ये बीटा कार्बन 1 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाओ। तो ये ऑप्शन आंसर होगा। बुझाया सर? यस सर। ऐसा घटिया डाउट पूछेगा जी? और कोई डाउट? हाँ सर, डाउट वाले ग्रुप में 2-3 क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, डाउट वाले ग्रुप में तो डाला है शायद, हम देखे थे। एक मिनट, E1CV तो हो चुका हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म में। आज हम लोग शुरू कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब होता है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, हाँ, क्वेश्चन था तुम्हारा, सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? सर E1CV का क्वेश्चन, इसका E1CV इवन से क्वेश्चन क्या नहीं थे क्या लास्ट क्लास में? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं कर रहा था। 3-4 एग्जांपल बताए थे ना? 3-4 नहीं, 2-3 एग्जांपल बताए होंगे ना? 3 एग्जांपल बताए थे बस। तो वही तो बोला था कि सवाल अगर आएगा तो यही 3 फॉर्मेट में आएगा, ये 3 ही सवाल, इसी टाइप का सवाल आएगा, और कोई सवाल नहीं होता है इसमें। मतलब रहेगा तो एक जगह ड्यूटेरियम एक्सचेंज का सवाल डालेगा, जो हम तुमको बुकलेट में दिए, तो उसमें कैसा सवाल था? कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल था क्या? नहीं सर। E1CV में यही 3 फॉर्मेट के ऊपर ही सवाल रहता है। मतलब 3 फॉर्मेट क्या है, पहला दूसरा फॉर्मेट तो सेम है, बस थोड़ा रिएजेंट चेंज करके वेरिएशन दिखा दिया, और उसके बाद फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज का एक्सचेंज दिखा दिया। बस सवाल अगर होगा तो यही केस होगा, अदरवाइज और कोई केस नहीं रहेगा। एक केस है जो तुम लोगों के एग्जाम में नहीं पूछना है, मतलब इस तरह का एक केस हो सकता है। 1 मिनट, इस तरह का अगर केस दिया तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाता है। मतलब हम लोगों का फ्लोरीन वाला पार्ट पुअर लिविंग ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोजन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, और उससे अटैच्ड अल्फा कार्बन से अटैच्ड बीटा कार्बन पे 3 M ग्रुप है, तो यहाँ पे भी E1CV रिएक्शन होता है। बट ये रिएजेंट तुम्हारे काम का नहीं है, तो इसलिए तुम लोग इस क्लास में डिस्कस नहीं करते हम लोग। तुम्हारे काम का ये रिएक्शन नहीं है, इसलिए छोड़ सकते हैं। बट सवाल अगर आएगा तो बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म E1CV में, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसमें, सबसे सिंपल सा चीज ये है। 4 सवाल पूछा है ना जी आज? 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल,
चौथा सवाल तो अभी क्लास में डिस्कस ही कर लिया। चलो देख लो भाई, बाकी लोग भी कुछ कुछ सवाल है चंदन का। पहला सवाल तो हम लोग का डिस्कशन हो चुका है, तो पहले सवाल वाले पार्ट को तो हम इग्नोर मार रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में ऐसा कुछ दे रखा है सवाल में कि हम लोगों का अच्छा ये यार क्लोरीन दे रखा है। एक चीज तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से NaOH वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन करेगा। तो सबसे पहले स्टेप में NaOH वाला पार्ट ही H+ के साथ कंबाइन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। OH- H+ के साथ कंबाइन करके इसको यहाँ से हटाएगा, O- बनेगा। और O- वाला पार्ट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर नहीं सकता, कोई चांस नहीं है, क्योंकि साइक्लिक रिंग जो बनेगा वो 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग बनना है, तो अपने काम का नहीं है। तो यहाँ से दूसरा रिएक्शन ऐसा हो सकता है, CH2 के ऊपर 2 आयोडीन है, तो एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से हटाएगा। मतलब अपने प्रोडक्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके ऊपर कार्बन, उसके ऊपर एक आयोडीन और नीचे एक क्लोरीन वाला पार्ट बचा हुआ है। ये हम लोग का रिएक्शन होना चाहिए। सेकंड मंडल अपना शक्ल काहे दिखा रहा है? तुम्हारा शक्ल देखने के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे, बट इसमें ऑप्शन में कुछ और दे रखा है यार। यहाँ पे ना 2 OH ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे एक और OH ग्रुप होना चाहिए, जो आंसर दे रखा है उसके हिसाब से। ठीक है, वहां पे कुछ थोड़ा सा एरर है। एक क्लोरीन रहेगा तो किसी काम का नहीं है वहां पे सवाल। अगर यहाँ पे एक OH ग्रुप रहेगा तब अपने सवाल काम का निकल के आ सकता है। ठीक है, यस सर। और इसके बाद और भी सवाल दे रखा था कुछ कुछ। Under ambient condition, which among the following surfactant will form micellus in aqueous solution in lowest molar concentration? तो इस केस में इसमें दिक्कत क्या है ये बताओ पहले तो। सर इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा मिसल फॉर्मेशन करेगा, वही नहीं हाँ, पता। मिसल फॉर्मेशन कौन कौन से सॉल्ट कराते हैं, मतलब क्या क्या कराते हैं यार? इसमें ये तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। सल्फोनेट वाला पार्ट, सल्फोनिक सॉल्ट से जो हम लोग ये क्या बोलते हैं, मिसल फॉर्मेशन जब कराते हैं तो उस केस में हम लोगों का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट होता है इन जनरल। तो सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा एरर दे रखा है इसमें भी। अंडर एम्बिएंट कंडीशन, ये तो 10th क्लास में सुना होगा। 10th क्लास में मिसल फॉर्मेशन सुना था, सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप्स कैसे बनाया जाता है बताओ? सोप किस चीज से बनता है? बोलो भाई। इसमें ग्लिसरॉल होता है और क्या होता है? पलटो एक बार एनसीईआरटी में मिसल फॉर्मेशन दे रखा है, उधर पढ़ के देख। सवाल पूछता है, वो भी याद करने वाला सवाल पूछता है। अभी सरफेस केमिस्ट्री जस्ट पढ़ा हुआ है कुछ दिन पहले का। और इसके अलावा एक सवाल और कोई डाउट है? क्या पूछा है भाई? पिक आउट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट रिलेवेंट इन द डिस्कशन ऑफ कोलॉइड्स। ये तो हमको याद नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि वो छोटा छोटा फैक्ट जो हमको ध्यान ही नहीं रहता है। खैर, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज यूज्ड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये तो ठीक दे रखा है। हम लोग इस चीज को यूज करते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट वाले पार्ट को। इस चीज को हम लोग कुछ बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं। हाइड्रोजन टॉपिक में पलट के देखना, एनसीईआरटी में हाइड्रोजन टॉपिक में, इसका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा। शायद 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 जियोलाइट बोलते हैं। एक बार नाम पलट करके देख लेना, जियोलाइट करके एक वर्ड होता है। उससे हम लोग हार्ड वाटर का जो हार्डनेस उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब हार्ड वाटर को सॉल्ट बना सकते हैं।
तो पहला ऑप्शन तो ठीक ही दिख रखा है। अच्छा, रिलेवेंट बोल रखा है। एक सेकंड, पिक आउट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट रिलेवेंट इन द डिस्कशन ऑफ कोलॉइड। मतलब कोलॉइड से इसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन वाले पार्ट में कोलॉइड से कोई रिलेशन नहीं है, हार्ड वाटर अलग चीज होता है, उससे कोलॉइड वाले पार्ट का फॉर्मेशन नहीं होने का है। खैर, पोटाश एलएम इज यूज्ड इन द शेविंग राउंड्स एज अ स्टिप्टिक इन मेडिसिन। ये क्या होता है, कुछ आइडिया है तुम लोगों को? तुमको ध्यान नहीं आ रहा ये वर्ड स्टिप्टिक? मेडिकल में ऐसा कुछ सुना है? बताओ भाई, कोई स्टिप्टिक वर्ड बायो में? हमको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा वर्ड हम नहीं सुन रखे हैं। चलो ठीक है, हम देख लेंगे। आर्टिफिशियल रेन इज काउज्ड बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड ऑन द क्लाउड ऑन एन सर उसका एरोप्लेन। मतलब बताया कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आता है उसको। ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आता है, अच्छा, उसको स्टिप्टिक बोलते हैं। पोटाश एलम इज यूज्ड इन शेविंग राउंड्स। हाँ ठीक है, पोटाश एलम वाले पार्ट को फिटकरी सुना है कि शेविंग करने का फिटकरी लगाते हैं, हाँ तो ये चीज ठीक दे रखा है। वैसे कोगुलेशन से रिलेटेड होता है ये चीज, पोटाश एलम वाला पार्ट। जो ब्लड होता है, ब्लड वाला पार्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, नेगेटिव सोल होता है कि पॉजिटिव सोल होता है? ब्लड की बात कर रहा है। ब्लड क्या होता है, नेगेटिव सोल या पॉजिटिव सोल? कहाँ पढ़ा है जी तुम लोग सरफेस केमिस्ट्री में? पढ़ो एक बार, एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, उनको याद करना पड़ेगा। इन सब चीजों को समझ नहीं सकते बहुत ज्यादा, रटना पड़ेगा कि ये चीज, ये मतलब ये कंपाउंड दे रखा है तो इसको नेगेटिव सोल लेकर के चल रहा है, ये कंपाउंड दे रखा है इसको पॉजिटिव सोल लेकर के चल रहा है। थर्ड ऑप्शन वाले पार्ट में आर्टिफिशियल रेन इज काउज्ड बाय, मतलब उसमें ब्लड का कोगुलेशन होता है, क्लॉटिंग रुक रहा है, सॉरी क्लॉटिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग जो हो रहा है वो जम जा रहा है, तो फिर उस चीज को हम लोग कोगुलेशन के लिए बोल सकते हैं, जो कि कोलॉइड का प्रॉपर्टी है। ये ऑप्शन हमको नहीं समझ में आ रहा। आर्टिफिशियल रेन इज काउज्ड बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड ऑन द क्लाउड फ्रॉम एन एरोप्लेन। इस चीज का हमको थोड़ा ध्यान नहीं है कि ये क्या चीज होता है, हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। और डेल्टाज आर फॉर्म्ड एट अ प्लेस वेयर द रिवर पोर इट्स सिल्ट होना चाहिए शायद से। ये तुम्हारे, हमको लगता है 10th क्लास के जनरल नॉलेज का वो पार्ट है। 10th क्लास में जो ज्योग्राफी होता है उस टाइम पे आता है डेल्टास का फॉर्मेशन। नदी जब जाता है तो बिल्कुल लास्ट में यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है? तो वहाँ पे जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो एट अ प्लेस वेयर द रिवर पोर इट्स, ऐसा करके कुछ दे रखा है। तो ये ऑप्शन तो कोलॉइडल वाले पार्ट से रिलेटेड है, तो कोलॉइड से जिसका रिलेशन नहीं है वो ऑप्शन चाहिए था। ठीक ऑप्शन दे रखा, पहला तो कोलॉइड से रिलेटेड नहीं है, दूसरा कोगुलेशन कोलॉइड से रिलेटेड है, तीसरा पार्ट हमको देखना पड़ेगा, ये हमको एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं मालूम है। और सर इसके इसमें अलावा है कोई कि डाउट था? ज्योग्राफी से पूछ रहा है, इसलिए हमको लगा कोई रिलेशन नहीं होगा इसका। हे भगवान, अरे तो ज्योग्राफी से पूछ रहा है तो उसके पीछे रीजन तो ज्योग्राफी वाला थोड़ा ना है जी। डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, पार्टिकल्स नीचे डिपॉजिट हो जा रहा है, तो ज्योग्राफी से थोड़ा ना रिलेशन है। ज्योग्राफी से तो यह है कि नदी के पहले हो रहा है, बट इतना ही तो रिलेशन है ज्योग्राफी से। हो क्यों रहा है तो साइंस से रिलेशन है। गजब आदमी है भाई तुम। चलो क्लास शुरू करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन। चलो हेडिंग डाल दो, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ब्रैकेट में लिख लेना एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और जो बोलते जाएंगे उसको ढंग से सुनते जाना, ढंग से समझते जाना। थोड़ा नया टाइप का मैकेनिज्म है जो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं, और एक बार इस चीज का डिस्कशन कर लेंगे तो हम लोग बुकलेट में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला पार्ट है उस चीज को कवर कर लेंगे। ऑल्दो हम केवल यहाँ पे रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो पूरा जो एरोमेटिक सॉरी पूरा जो एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट का टॉपिक है उसका ऑलमोस्ट जो मेन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ पार्ट बचा रहेगा, कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसके मैकेनिज्म से अपने को मतलब नहीं है, वैसा हम लोग सोच सकते हैं सम अदर रिएक्शंस ऑफ दिस टॉपिक। जैसे हम लोग लिखे थे ना सम अदर रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड, तो खैर SN1 SN2 से रिलेटेड था, बट इसमें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे रिएक्शंस जिनका इन मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, उन रिएक्शंस को अलग से याद रखना पड़ेगा।
अगर उसका मैकेनिज्म होता है तो आगे नेम्ड रिएक्शन में कहीं भी आएगा, अदरवाइज उसका तो मैकेनिज्म भी नहीं है। जैसे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, कोई मैकेनिज्म में काम कर रही है, उस चीज को थोड़ा ध्यान रखने का है। नॉर्मली हम लोग जब यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो अपने टॉपिक वाले पार्ट में जो अपना हेडिंग चल रहा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलेगा। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, इसमें नाम काफी हो सकता है समझने के लिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहे हैं, तो हम लोग जब भी कभी कोई भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म का जब नाम डालते हैं तो इन जनरल हम लोग उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से एसोसिएशन रखते हैं। एक कंपाउंड के रिएक्शन के टाइम पे कोई भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी पार्ट हो रहा है उसको रिएक्शन के मैकेनिज्म से एसोसिएट किया जा सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है तो आराम से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वर्ड एसोसिएट किया जा सकता है। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का रहेगा। अगर मान लो हम लोग का एक कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा और उसके दोनों तरफ के बॉन्ड को हम खाली छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ने का मतलब कार्बोनिल कार्बन, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड रहा तो उस केस में H होगा, कीटोन रहा तो यहाँ पे R होगा। अगर इसका रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हम लोग H+ का एडिशन कराते हैं, इन जनरल यही होगा, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराओ, दूसरे स्टेप में H+ का एडिशन कराओ। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर जो हम लोग का कार्बन चेन था, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कार्बन चेन R ले लो, यहाँ R डैश कर देता है तो R हो गया और R डैश वो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये OH में कन्वर्ट होगा और इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर H+ का एडिशन हो गया और उसके अलावा न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस कार्बन पे ऐड हो गया। इसलिए हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वर्ड यहाँ पे एसोसिएट करके चल रहे हैं। प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बड़ा सिंपल सा चीज है, प्रोडक्ट बनाते वक्त कुछ करना नहीं है। प्रोडक्ट बनाते वक्त सिंपली जो ये कार्बोनिल कार्बन है इस कार्बन वाले पार्ट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा दो। मतलब जब भी कभी हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है तो बस सिंपली हम लोगों को कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट को ऐड कर देना है और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको ब्रेक करके उसको OH में कन्वर्ट कर देना है। प्रोडक्ट बनाना बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करके OH में कन्वर्ट कर दो और कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कर दो, प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान रखने का है। क्या ध्यान रखना है, आते हैं मैकेनिज्म पे, नोट कर ले इस चीज को। चलो ध्यान दो। एक तो मैकेनिज्म इसमें दो तरह का है, दोनों तरह का मैकेनिज्म ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक पार्ट फॉलो होगा, प्रोडक्ट सेम बनना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी सेम रहेगा, बस मैकेनिज्म दो अलग अलग टाइप से हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम लोग का कौन से टाइप का रिएजेंट लेके चल रहा है। पहला पार्ट, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रहा तब इस केस में क्या होगा इसकी बात करते हैं। ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलेंगे। तो कार्बन एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग
आराम से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं, पहला चीज। तो हम लोगों का इस तरह का स्टेप पहले डिस्कस किए थे SOCl2 वाले पार्ट में। आराम से इस न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट को हम लोग इस कार्बन पे ऐड करेंगे, और जैसे ही कार्बन पे एडिशन कराएंगे तो बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन पे डाल देंगे। मतलब जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो उसके इसमें आराम से उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा जिस पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आराम से वहां से हटाया जा सकता है। तो अपने प्रोडक्ट में कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो H या कार्बन चेन है वो तो चलो ठीक है वैसे ही रह गया। जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे ऐड हुआ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर डाले। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और उसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। और क्योंकि हर एक जगह पे हम लोगों का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट पुअर होगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करके किसी भी चीज को हटा नहीं पाएंगे। तो इस केस में O- का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग H+ को इंट्रोड्यूस करके आराम से इस O- वाले पार्ट पे H+ का एडिशन करा के प्रोडक्ट वाले पार्ट में यहाँ पे OH का फॉर्मेशन, H और R डबल डैश, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग ये स्टेप्स आराम से फॉलो कर सकते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा अपने को। तो पहला ये मैकेनिज्म है जिसका अपने को ध्यान रखना है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल थोड़ा वीक है, इन केस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल क्या क्या केसेस होंगे आएंगे उस चीज पे। इन केस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, इन केस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट में जैसे H2O का एडिशन हो गया, या फिर अल्कोहल वाले पार्ट का एडिशन हो गया, या फिर थायोल वाले पार्ट का एडिशन हो गया, या फिर अमोनिया वाले पार्ट का एडिशन हो गया, या अमाइन वाले पार्ट का एडिशन हो गया। इन सब केसेस में वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूट्रल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर इन सब केसेस को लेके चलेंगे तो यहाँ स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस केस में हम लोगों का पहले H+ का एडिशन हम लोग कराते हैं। मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल थोड़ा वीक है तो हम लोग इस बार H+ का एडिशन पहले कराएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर H+ वाला पार्ट का एडिशन होगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर R का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर पहले H+ का एडिशन होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। मतलब इस बार H+ का एडिशन लास्ट स्टेप में ना होकर पहले स्टेप में हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट का एडिशन कराएंगे इस कार्बन पे तो सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे भी है। कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है। तो कार्बन अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसके इसमें कार्बन वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पहला चीज। और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा इंक्रीज कर गया है, तो इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस केस में कार्बन के ऊपर पहले केवल ऑक्सीजन था, अभी ऑक्सीजन प्लस होने से, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने से कार्बन वाले पार्ट का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो अब जाके वीक न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन कर पाएगा, अदरवाइज वीक न्यूक्लियोफाइल उतने अच्छे रेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता था। तो फिर से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन पे डाले। अब एक चीज देखो, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर एक कार्बन चेन था, हाइड्रोजन या कार्बन चेन पहले से जो था वो रहेगा। डबल बॉन्ड के साथ हम लोगों का OH+ था, तो जब यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके ऊपर डालेंगे तो बॉन्ड हटेगा, ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा, तो प्लस और माइनस चार्ज खत्म हो गया, बॉन्ड भी खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे OH का फॉर्मेशन और साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस रिएक्शन का जो स्टेप है वो हम लोग चेंज कर दिए। लेकिन चेंज करने के बाद भी अपना जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यही स्टेप होगा जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। H+ का एडिशन एसिड बेस रिएक्शन है। H+ का जब भी एडिशन होता है तो एसिड बेस रिएक्शन है, हमेशा फास्ट स्टेप है। ये तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि एसिड बेस रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो H+ का एडिशन फास्ट स्टेप है, तो यहाँ पे भी ये चीज फास्ट ही स्टेप है। मतलब पहला स्टेप फास्ट है, यहाँ दूसरा स्टेप फास्ट है। मतलब जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है वही स्टेप अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर रहे हैं। तो अपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, ये मैकेनिज्म कंसिडर करते हुए काम किया जा सकता है।
छाप लो मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आराम से। सर इसमें फाइनल प्रोडक्ट को देख के हम लोग बता नहीं सकते हैं कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है फिर स्ट्रांग है। फाइनल प्रोडक्ट को देख के बता नहीं सकते, फाइनल प्रोडक्ट तो सेम है, कैसे बताएगा वीक न्यूक्लियोफाइल है कि स्ट्रांग है? फाइनल प्रोडक्ट तो दोनों जगह सेम, तो कैसे बता पाएगा ये हाँ बताओ। सर वही। सर जो न्यूक्लियोफाइल होता है तो उसको देख के बता ही सकते हैं वीक है हाँ नहीं, जिसका। न्यूक्लियोफाइल को देख के तो बता सकते, तो शुरू में दे रखा है न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोडक्ट बना करके कहाँ से देख पाएंगे? मतलब एक चीज सोचो, सवाल में रिएक्शन दे रखा है, बोलेगा इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो उसका प्रोडक्ट बना के डिसाइड करेगा कि रिएक्शन में पहला स्टेप है कि दूसरा स्टेप है, कि शुरुआत में रिएक्टेंट देख के बताएगा। न्यूक्लियोफाइल जब दिख रहा है हमको, तो हम लास्ट में काहे देखने जाए? चलो ध्यान दो, एक तो रिएक्शन वाले पार्ट में इस चीज का ध्यान रखना है अपने को कि रिएक्शन में हम लोग इस तरह के मैकेनिज्म की बात करते हैं। बाकी न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा, जैसे यहाँ पे H2O की जगह ROH हो गया, RSH हो गया, RNH2 हो गया, न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा, तो हम लोग का बस नाम थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा। बाकी रिएक्शन में हर एक मैकेनिज्म में एक छोटा छोटा पॉइंट मेंशन करते चले जाएंगे, बट मैकेनिज्म सब जगह सेम है। किस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है पहला चीज। और इस मैकेनिज्म वाले पार्ट के हिसाब से हम लोग कुछ कुछ और भी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे एक तो डिस्कशन ये होगा कि हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस करते आए थे। तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट के लिए ऑब्वियस सी बात हम लोग को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से मतलब होगा। पॉइंट नोट करना शुरू करो पहले। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस addition of nucleophile takes place in the rate determining step takes place in the rate determining step. Second point, rate of reaction depends upon the
reactivity of the compound, reactivity of the carbonyl compound कर लो तो ज्यादा बेटर है, reactivity of the carbonyl compound और उसमें एक छोटा सा पॉइंट हम लोग ऐड अप कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड, नोट कर लो। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग को ध्यान रखना होगा, सही मेंशन कर लेते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे, फैक्टर्स वाले पार्ट में ऐसा मेंशन कर सकते हैं, नोट करो। जैसे एक चीज पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस होगा और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस होगा। तो जो हम लोग का पॉइंट था, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो फैक्टर्स वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहला फैक्टर यही लिखेंगे, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना उतना ज्यादा हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा, ये कंसिडर किया जा सकता है। तो अपने रिएक्शन वाले पार्ट में पॉइंट नोट कर लो, हायर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन द carbonyl carbon, higher delta positive charge on the carbonyl carbon, एरो देखे, higher reactivity, higher reactivity, और उसी में पॉइंट मेंशन कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द कार्बोनिल कार्बन। अब कार्बोनिल कार्बन को हमेशा हम सी डबल बॉन्ड ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द कार्बोनिल कार्बन will increase the delta positive charge on the carbonyl carbon. Electron withdrawing group on the carbonyl carbon will increase the delta positive charge on the carbonyl carbon. Carbonyl carbon के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है तो हम लोग के इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, उसका रिएक्टिविटी वाला पार्ट इंक्रीज कर सकता है। एक फैक्टर का ध्यान रखना है सबसे पहला। दूसरा एक फैक्टर ऐसा ध्यान रखना, जैसे मान लो कार्बोनिल कार्बन है, इस पे दो ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप का अपना साइज होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल इधर अप्रोच करेगा तो ग्रुप वाला पार्ट उसको रिपल्शन देगा, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा बड़ा रिपल्शन देगा। तो इस केस में आराम से हम मेंशन कर सकते हैं हम लोग, लार्जर ग्रुप्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन will create more steric hindrance at the carbonyl carbon. Therefore, the reactivity will decrease.
therefore the reactivity will decrease. कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जितना बड़ा ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, रिएक्टिविटी वाला पार्ट उतना ही डिक्रीज कराता चला जाएगा। ये सेकंड पार्ट अपने को ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू रेजोनेंस the reactivity will decrease. अगर कार्बोनिल कार्बन रेजोनेंस में जाएगा तो उसका जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होना शुरू हो जा रहा है, तो उस केस में रिएक्टिविटी वाला पार्ट डिक्रीज करेगा। ये रिएक्टिविटी के फैक्टर्स थोड़े ध्यान रखते हुए काम करने हैं, और कुछ इसमें हम तुम लोगों को 3-4-5 एग्जांपल्स, ऑल्दो हम ये क्वेश्चन के जैसा बोल सकते हैं कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही है कि इसमें कंपेयर करना है रिएक्टिविटी वाला पार्ट, लेकिन एग्जांपल्स कंसिडर कर लो तो ज्यादा बेटर है। और उसके अलावा एक छोटा सा ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, तो मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि उस ऑर्डर के ऊपर एकदम चिपक जाना यही ऑर्डर होता है, बट इन जनरल थोड़ा बहुत ऑर्डर्स को याद रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो एग्जांपल वाले पार्ट में जैसे हम लोग रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर द रिएक्टिविटी, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये बेसिकली कंपेयर द रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, compare the reactivity for nucleophilic addition reaction. चलो ध्यान दो, जैसे मान लो सबसे पहले ये दोनों कंपाउंड की बात करते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एल्डिहाइड वाला पार्ट, इन दोनों में रिएक्टिविटी कंपेयर करना है। तो कैसे रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे, तो उस केस में कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन चेन। तो उस केस में जो हम लोग पॉइंट ऊपर मेंशन किया था उसमें बोला था स्टेरिक हिंड्रेंस इस कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतना ही डिक्रीज करेगा। तो हम लोग इस रिएक्शन वाले पार्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन चेन होने की वजह से ज्यादा है, मतलब रिएक्टिविटी वाला पार्ट कम होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, ऐसा बोला जा सकता है। साइड में इसके रीजंस मेंशन करते चले जाना। स्टेरिक, क्राउडिंग, तीनों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर है इस चीज की बात कर रहे हैं। फिर इसमें कार्बन चेन वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उस पे बोल सकते हैं। कार्बन चेन वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, हम लोग प्लस आई वगैरह सबकी बात करते हैं, प्लस आई कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ही नहीं बहुत ज्यादा। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखो, वहाँ प्लस आई मेंशन ही नहीं किया हुआ रहता है, तो इसीलिए प्लस आई को यूज मत करना। प्लस आई से ज्यादा बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर हम लोग का स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो प्लस आई भी एक फैक्टर है लेकिन ज्यादा बेटर स्टेरिक हिंड्रेंस कंसिडर करेंगे। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखो, सेकंड वाला। सिंपल सा क्वेश्चन है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले केस में एक तरफ मिथाइल, दूसरी तरफ मिथाइल, एक तरफ मिथाइल, दूसरी तरफ इथाइल, तो इथाइल होने से ज्यादा एस्टेरिक क्राउडिंग वाला पार्ट आएगा, और अगर ज्यादा एस्टेरिक क्राउडिंग है तो रिएक्टिविटी वाला पार्ट कम होगा। यहाँ पे भी रीजन हम लोग एस्टेरिक क्राउडिंग या एस्टेरिक हिंड्रेंस आराम से ले सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ट्राई करके देखो एक बार। फिर ये रेजोनेंस की वजह से रिएक्टिविटी क्यों घट रहा था, एक बार और एक्सप्लेन कीजिएगा।
अगर रेजोनेंस होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्टर्ब होगा। तो मान लो ऐसा सोचो कि ऑक्सीजन वाला पार्ट डेल्टा माइनस ले रहा है, सामने पे डेल्टा प्लस जा रहा है, बट रेजोनेंस होने से ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट माइनस चार्ज जा रहा है, तो फिर वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उतना इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उतना ही रख पाएगा ना अपने ऊपर। यहाँ पे दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर ऑलमोस्ट सेम सेम है, एक तरफ 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, तो फैक्टर में डिफरेंस कहाँ से है? तो यहाँ पे रेजोनेंस का फैक्टर, जबकि दूसरी तरफ नहीं है। अगर रेजोनेंस का फैक्टर है तो हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, पहले वाले केस में रेजोनेंस होने से रिएक्टिविटी वाला पार्ट डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन कर लेना साइड में रीजन रेजोनेंस। उसके बाद एक सवाल ये ट्राई करके देखा जाए, इस केस में CHO 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 सब जगह दे रखा, हर एक पार्ट में बेंजीन रिंग अटैच्ड है। अब ऐसा CHO है, यहाँ बेंजीन रिंग है, उसके आगे अगर कोई ग्रुप रहेगा भी तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर थोड़ा ना आने वाला है, ग्रुप तो बहुत दूर चला गया। तो इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है जो कि आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस m का फैक्टर शो कर सकता है। दूसरे वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं है, रेजोनेंस है ऑल्दो, बट रेजोनेंस सब में है तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। और NO2 बचपन से सुनते आ रहे हैं माइनस m इफेक्ट शो करता है, तो OCH3 प्लस m इफेक्ट शो करेगा, NO2 माइनस m इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस m वाला पार्ट हम लोगों का यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। प्लस m वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज घटाएगा। तो जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। यहाँ पे मेंशन कर लेना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और एक सवाल हम तुम लोगों को दे रहे हैं, बड़ा भारी टाइप का सवाल है, दिमाग लगा के देखो, अगर है तो, नहीं है तो बता देना। बताओ, ट्राई करो सवाल एक बार। बताओ भाई, कोई जल्दी बताओ, पांचवा में का आंसर पहला होना वाला। चाहिए? पहला वाला? क्यों पहला वाला? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कोई फैक्टर नहीं है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो दूसरे में कम है ना भाई, दूसरे में तो ग्रुप दूर चला गया, यहाँ तो वो चिपका हुआ है ग्रुप, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस एक्चुअल में ज्यादा है, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ ज्यादा बड़ा ग्रुप है, तो आराम से न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, ग्रुप दूर चले गए, तो उल्टा फैक्टर बोल रहा है। तो और कुछ बताओ।
चलो आंसर भी हम बता देते हैं, है तो पहला ही वाला। और क्योंकि इतने देर में कोई जवाब नहीं दे पाया तो ऑब्वियसली बात है स्टार मार्क करने लायक तो सवाल है ही। बहुत यूनिक टाइप का सवाल है ये, मतलब हमको नहीं लगता कि नीट वीट में पूछने लायक है। और जैसा सवाल आजकल पूछ रहा है तो एकदम मतलब -1% चांस है कि ऐसा सवाल पूछेगा। एंगल स्ट्रेन की वजह से रिएक्टिविटी वाला पार्ट ज्यादा है। एंगल स्ट्रेन की वजह से ज्यादा होने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट बॉन्ड एंगल 90 है, यहाँ 60 डिग्री है। तो sp2 में 120 एंगल होना चाहिए, बट 60 डिग्री एंगल है, मतलब एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। जबकि दूसरे वाले केस में 90 डिग्री, मतलब एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम है। और अगर एंगल स्ट्रेन वाला पार्ट कम है, इसका मतलब रिएक्टिविटी वाला पार्ट हम लोग थोड़ा कम कंसिडर कर सकते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना अनस्टेबल मॉलिक्यूल उतना ज्यादा रिएक्टिव कंसिडर किया जा सकता है। एंगल स्ट्रेन का फैक्टर नॉर्मली हम लोग का कहीं भी आया नहीं करता है, लेकिन इस केस में होता है। इस तरह का एक सवाल थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होगा, ध्यान रखना थोड़ा इस तरह के सवाल का। और इस सवाल के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक, मतलब रिएक्टिविटी में अच्छा एक छोटा सा पॉइंट बाकी रह गया है। एनसीईआरटी में थोड़ा पॉइंट मतलब जनरल सेंस में दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस है। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखा है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है कि एल्डिहाइड वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड वाले पार्ट में एक हाइड्रोजन है और कीटोन वाले पार्ट में दोनों तरफ कार्बन चेन है। तो एल्डिहाइड्स वाला पार्ट जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन होगा, चलो मान के चलते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एल्डिहाइड्स वाले पार्ट, एल्डिहाइड जनरली मोर रिएक्टिव तो होगा, लेकिन यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड हो गया, उसके बाद हम लोगों का कोई भी एल्डिहाइड हो गया, उसके बाद हम लोगों का कोई भी कीटोन वाला पार्ट हो गया। कीटोन वाले पार्ट के होने के बाद हम लोगों का जो मतलब फॉर्मल्डिहाइड वाला पार्ट, सॉरी एल्डिहाइड वाला पार्ट है, उसमें हम लोग का बेंजल्डिहाइड का नंबर आता है। तो जैसे हम लोग ये स्टेटमेंट अगर कंसिडर करें, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। बट बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस भी है और स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है, इस वजह से इसका रिएक्टिविटी कम होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का वो स्टेटमेंट थोड़ा इनकम्प्लीट है, उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड को इंक्लूड नहीं कर रखा है। तो एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन, लेकिन बेंजल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कम होगा। बेंजल्डिहाइड वाले पार्ट के बाद हम लोग आराम से बेंजोकीटोन डाल सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग रिएक्टिविटी में बेंजोफिनॉन डाल सकते हैं। इस एक छोटू से ऑर्डर का ध्यान रखते हुए काम करना है। छाप लो ऑर्डर, पहले फॉर्मल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कोई कीटोन, फिर बेंजल्डिहाइड, तब फिर बाकी कीटोन्स की बात कर लेंगे हम लोग। वो लोग सुमित जी दोनों को बोल दो, जाते हुए पता कर लेंगे। चलो ध्यान दो। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कशन करना होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट। ये भी जहां भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हर जगह पे हम लोग का स्टीरियो आइसोमरिज्म वाला पार्ट तो रहता ही रहता था। एक चीज ध्यान होगा शायद तुम लोगों को, जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे थे, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के डिस्कशन में हम लोग एक टर्म यूज कर रहे थे, रेस्माइजेशन। और रेस्माइजेशन में ऐसा बोला था कि अगर 50% डी 50% एल बनता है तो रेस्माइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। SN1 में आया था, बट उसमें बोला था कि आइडियल सिचुएशन में रेस्माइजेशन होता है, रियल में इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू हम लोग का रिटेंशन प्रोडक्ट। तो इस केस में उस केस में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जब बात करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पार्ट में हम लोग का कंप्लीट रेस्माइजेशन होता है। एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे, जब भी कभी sp2 कार्बन sp3 में कन्वर्ट होता है,
तो जब भी कभी कोई भी कोई भी एटम वाला पार्ट अगर sp2 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो हमेशा R+S कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ये तुम लोग को जब हम SN1 रिएक्शन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे बताए थे। जब भी कभी sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट होगा तो R+S कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे हम लोगों का अगर कार्बोनिल कंपाउंड वाला पार्ट है तो इस कार्बोनिल कंपाउंड वाले पार्ट में जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराए थे और सेकंड स्टेप में H+ का एडिशन कराए थे तो अपने प्रोडक्ट में कार्बन के ऊपर R ग्रुप, H, R ग्रुप, यहाँ पे OH का फॉर्मेशन या फिर यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं और यहाँ OH का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कार्बन वाला पार्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है और यहाँ पे कार्बन वाला पार्ट हम लोग के sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो जब भी कभी sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट होगा तो हमेशा R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। एक कार्बन R है मतलब एक मॉलिक्यूल R है, एक मॉलिक्यूल S कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब हमेशा एनैंटियोमर्स का फॉर्मेशन होगा अगर पूरे कंपाउंड के अंदर अगर पूरे कंपाउंड के अंदर केवल एक कायरल सेंटर एग्जिस्ट करेगा प्रोडक्ट में। हम दो की बात नहीं कर रहे। अगर पूरे कंपाउंड के अंदर केवल एक कायरल सेंटर एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा एक पार्ट R एक पार्ट S बनेगा, मतलब इनैंटियोमर्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। और इस केस में रेसमाइजेशन 100% होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं तो ऑलमोस्ट ऐसा समझ के चलो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पार्ट में हम लोग का जो ग्रुप है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ये आइदर ऊपर अटैच हो सकता है या नीचे अटैच हो सकता है, जिसकी वजह से दो ओरिएंटेशन बनता है। कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल और यहाँ वाले पार्ट में ऑक्सीजन, एक ग्रुप सॉलिड वाले पार्ट पे, एक ग्रुप डैश्ड वाले पार्ट पे, और दूसरा कार्बन के नीचे साइड में न्यूक्लियोफाइल, एक ग्रुप ऑक्सीजन वाला पार्ट ऊपर चला गया, इसे जस्ट नीचे लिख देते तो ज्यादा बेटर है। नीचे में न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन वाला पार्ट ऊपर चला गया, एक ग्रुप सॉलिड में, एक ग्रुप डैश वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे दोनों एनाइसोमरिक वाला पार्ट निकल के आएगा। मतलब क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो प्लानर, एक न्यूक्लियोफाइल ऊपर से गया, एक न्यूक्लियोफाइल नीचे से गया, से दो तरह के ओरिएंटेशन फॉर्मेशन होगा। ये दो ओरिएंटेशन हम लोग कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो अपने इस रिएक्शन में थोड़ा ध्यान रखना, sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर केवल एक कायरल सेंटर बनेगा तो कंप्लीट रेसमाइजेशन प्रोसेस कंसिडर किया जा सकता है। बाकी ये वापस से ट्रिक ध्यान रखना जो बताया है ट्रिक, sp2 एटम अगर sp3 में कन्वर्ट होगा तो R+S बनेगा ही बनेगा। छाप लो। पूरा पार्ट नोट डाउन कर लो, ऊपर का ट्रिक नोट कर लो, नीचे का रिएक्शन वाले पार्ट के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो भी नोट डाउन कर लो। नीचे वाला ये डायग्राम अगर छापना है तो छाप सकता है। ये मतलब इन जनरल डायग्राम ऐसा होता है, एनसीईआरटी वगैरह में दे रखा होगा, नहीं भी नोट करना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है नोट कर सकते हैं समझने के लिए, ताकि कभी ऐसा डायग्राम का यूज पड़े तो अच्छा रहे। और इसके नीचे पॉइंट नोट कर लेना।
if only one chiral center is formed, अच्छा ऊपर वाला पहले नोट कर लो, if only one chiral center is formed then complete racemization will take place. Complete racemization will take place. That is, enantiomers will be formed. That is, enantiomers will be formed. Formed. तो मेरे हिसाब से इतना मैकेनिज्म तो सबको समझ में आया होगा, और मैकेनिज्म वाले पार्ट के बाद हम लोग फिर आराम से 5 रिएजेंट्स है जिसका हम लोग को डिस्कशन करना है। क्या क्या रिएजेंट्स है वो सब यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अभी के लिए रिएक्शंस वाले पार्ट में, और अभी कुछ होमवर्क देंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे रिएजेंट एक एक करके मेंशन करेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन एक ही बार डिस्कशन में यूज करेंगे। तो इस केस में सबसे पहला तो हम लोग का एडिशन ऑफ वाटर होता है। ऑल्दो एडिशन ऑफ वाटर अपने किसी काम का नहीं होता, बट फिर भी एडिशन ऑफ वाटर पढ़ना होता है, उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स है जो अपने को डिस्कस करना होता है। एडिशन ऑफ वाटर वाले पार्ट के बाद एडिशन ऑफ हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, और अल्कोहल का जब एडिशन करते हैं तो एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में करते हैं। ऑल्दो पीएच बहुत ही कम होता है, बट फिर भी थोड़ा हम लोग स्लाइटली एसिडिक मीडियम का एडिशन करके चलते हैं। तीसरा एडिशन ऑफ अल्कोहल में ही हम लोग एडिशन ऑफ थायोल भी यूज कर लेंगे, वहां पे हम लोग अलग से डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके अलावा हम लोगों का फिर एडिशन ऑफ NaCN और KCN यूज कर लो, कोई भी वर्ड यूज कर लो, कोई मतलब नहीं है। SCN लिख सकते हैं, NaCN KCN, या फिर HCN लिख सकते हैं। ऑल्दो HCN बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया जाता, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, वो हम लोग उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का एडिशन ऑफ NaHSO3 है। ये टॉपिक काम का नहीं होता, रिएक्शन में नहीं पूछा जाता है, बट एक छोटा सा इसका क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस है, इस वजह से ये रिएक्शन वाला पार्ट थोड़ा हम लोग ध्यान रखा करते हैं। और इसके बाद हम लोगों का एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, ये दोनों पार्ट को हम लोग एक ही साथ डील कर लेंगे। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव ये हम लोग का सबसे लास्ट पार्ट होगा जिसका हम लोग को डिस्कशन करना है। तो हम लोग चाहे तो एक चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे शायद से कार्बोनिल कंपाउंड में एनसीईआरटी में दे भी रखा है, यहीं पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ऑल्दो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जब आगे हम एक बार फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिस्कशन करेंगे, मतलब छोटा सा हेडिंग डलवा के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डिस्कशन जरूर करेंगे। उस टॉपिक में हम इन सब रिएक्शंस का बस समराइजेशन करेंगे, ताकि एक ही बार जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल हो तो कैसे उस सवाल को हैंडल करना है, कैसे उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज समझ में आए। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन में मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पार्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग यहाँ पे आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो ये 6 टॉपिक्स है जो अपने को एक एक करके डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, हर एक पार्ट से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है उन सब पर डिस्कशन करेंगे, और एक ही बार मिसलेनियस क्वेश्चंस वाले पार्ट का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। और आज के लिए होमवर्क में छापना शुरू करो होमवर्क। मेरे हिसाब से शायद आज बहुत कुछ होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को, देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो खुद से ट्राई करके देखना, अभी तक बताया नहीं तुम लोग को एग्जांपल, बट ट्राई करके देखना, एक दो क्वेश्चन तो खुद से करने आना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19,
आज ढूंढ ढूंढ के सवाल देंगे आगे आगे के टॉपिक्स का भी। क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 2 का अल्कीन वाला पार्ट, सॉरी अल्केन वाला पार्ट, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 25। चलो इसी में एक्सरसाइज 10 में से पहले अभी कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया है। एक्सरसाइज 10 वाले पार्ट में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 10 में क्वेश्चन नंबर 4,
Question number 30. Shorten Bowman reaction. कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा जो भी दे सके, सब पहले ही करा लिया। सबसे स्टडी बेसिक क्वेश्चन का सवाल है, ठीक है रहने दो, ज्यादा कुछ होमवर्क यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको अभी भी। ये सब क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में होगा कुछ होमवर्क, बट प्रीवियस ईयर हम सोच रहे कि तुम लोग एक ही बार दे, टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब एक ही बार प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। तो ठीक है, जो क्वेश्चन दिया उसी को होमवर्क में ट्राई करके देख लेना, उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, तो फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को आराम से होमवर्क में डिस्कशन कर लेंगे। अगर कोई डाउट है तो किसी को पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। चलो डाउट नहीं तो क्लास खत्म करते हैं। आदित्य गौतम क्लास खत्म करने के टाइम पे आ गया क्लास करने, ताकि लास्ट में हमको दिखाई देते ये क्लास में था। चलो आज के लिए इतना ही।